नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट पर, जिसमें कि जेंडर के बारे में हम जानेंगे कि जेंडर होता क्या है, और उसके बाद जेंडर का रोल क्या होता है, एंड देन कि हम अपने स्कूल एजुकेशन में जेंडर के इस रोल की क्या इम्प्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें आज के सेशन में हम करेंगे। सेशन के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं, जेंडर के बारे में जानते हैं। तो जेंडर इज नॉट सिंपली बायोलॉजिकल, इट इज शेप्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। तो जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाए होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लड़का और लड़की को ही जेंडर की कैटेगरी में रख देते हैं कि एक जेंडर लड़का है, एक जेंडर आपकी लड़की है। ठीक है। और वो जो कैटेगराइजेशन होता है वो उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो हम जानते ही हैं कि लड़कों की बनावट डिफरेंट है, यानी कि मेल की बनावट डिफरेंट है और फीमेल की बनावट डिफरेंट है। ठीक है। स्ट्रक्चरल जो उनका बनावट होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जेंडर थोड़ा इससे डिफरेंट है। जेंडर किसी भी व्यक्ति के समाज, उसकी संस्कृति, या कहीं कि उसके ट्रेडिशंस यानी कि मान्यताओं में अ, देखा जाता है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। हमारे समाज में रामलीला होती है और आप सब उससे जानते ही होंगे। तो रामलीला के मंचन में सारे ही पात्र जो हैं वो लड़के होते हैं। तो अब उन्हीं लड़कों में से कुछ रोल जो होता है लड़कियों का प्ले किया जाता है। जैसे कि कोई एक लड़का है वो मैया सीता का रोल प्ले कर रहा है, कौशल्या का, कैकई का, है ना, या मंदोदरी का, इनका रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस स्थिति में उस मंचन के दौरान वो सीता बनने के लिए, मंथरा बनने के लिए, या फिर मंदोदरी बनने के लिए, या फिर कोई और अन्य रोल जो कौशल्या मैया का है या फिर कैकई मैया का है, ये बनने के लिए क्या करते हैं, वो महिलाओं वाली परिधान यानी कि ड्रेसअप करते हैं। ठीक है ना। तो साड़ी पहनते हैं, ठीक, और जो भी ड्रेसअप होता है महिलाओं का वो करते हैं। तो उस केस में हम उनको एज अ फीमेल कैरेक्टर देख रहे होते हैं ना। तो यहाँ पर एक चीज तो ये समझ में आती है कि हमारे समाज में हमने ड्रेसेस के बेसिस पे, कपड़ों के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन किया है जेंडर का। कि मेल हैं तो वो पैंट शर्ट, धोती कुर्ता आदि पहनेंगे, और अगर फीमेल्स हैं तो वो साड़ी पहनेंगी, सूट पहनेंगी आदि। ठीक है। वर्तमान समय में देखने को आप मिलता है कि अब लड़कियां जो है पैंट शर्ट भी पहन रही हैं। ठीक है। लेकिन लड़के अभी भी साड़ी नहीं पहन रहे हैं सामाजिक तौर पर। ठीक है। किसी मंच पर कोई कलाकार अगर प्रस्तुति कर रहा है तो अलग बात है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कपड़ों के आधार पर दोनों का एक डिफरेंशिएशन है। ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएशन जो है वो है आपका उनके काम के आधार पर। आज वर्तमान समय में थोड़ा सा उसमें भिन्नता आ रही है। नहीं तो आदिकाल से हम देख रहे थे कि पुरुषों का जो कार्य था वो था घर से बाहर जा करके घर के दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन कमाना, ठीक है, या उसकी व्यवस्था करना, घर की सुरक्षा करना, घर को आर्थिक संपन्नता प्रदान करना। और महिलाओं का जो रोल था, जो कार्य था, वो था घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने घर के अन्य जो कार्य हैं उनमें हाथ बटाना या उन कार्य को करना, जैसे खाना बनाना है या फिर घर की साफ सफाई है आदि। तो वो जो था आदिकाल से चला आ रहा था, वर्तमान समय में थोड़ा सा उसमें भी आप परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहरहाल अभी भी हम देखते हैं कि समाज में लड़कियों का या महिलाओं का जो कार्य है वो घर से संबंधित यानी कि पालन पोषण या घर की अन्य कार्यों को लिया जाता है। और पुरुषों का कार्य होता है कि वे घर से बाहर जा करके घर के दिनचर्या को चलाने के लिए जो भी धनार्जन वगैरह है वो करेंगे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें थोड़ा जेंडर को समझने के लिए आवश्यक है। तो जेंडर कभी भी बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। कि लड़का कैसा दिखता है,
है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर में, या लड़की कैसी दिखती है, वो जेंडर नहीं है। ठीक है, वो उनका सेक्स है, यानी कि उनका लिंग है। यहाँ पर जेंडर को हिंदी में लिंग ही लिखा गया है, क्योंकि कोई एक विशेष वर्ड उसके लिए नहीं मिलता है। तो बहरहाल, जेंडर इज नॉट सिंपली बायोलॉजिकल, इट इज शेप्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, बिलीफ एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस वेरी अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। तो जेंडर की जो पहचान है, जो उसकी भूमिका है, या फिर उसकी जो मान्यता है, वो समय और संस्कृति के आधार पर बदलती रहती हैं, अलग अलग देखी जा सकती हैं। तो लिंग केवल जैविक नहीं होता, यह समाज की संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं द्वारा निर्मित होता है। लिंग पहचान, भूमिकाएं और अपेक्षाएं समय और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ समझने का इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो जो साथी पहले से पढ़े हैं, जिनको आता है, वो स्किप कर सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को और सीधे आप क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आगे 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जेंडर रोल्स आर सोशल expectations about how male, female and other should behave। तो जो जेंडर की भूमिकाएं हैं, वो ये निर्धारित करती हैं कि एक पुरुष समाज में कैसा व्यवहार करेगा, एक महिला कैसे व्यवहार करेगी। आपने कई बार सुना होगा, अगर कोई लड़का बहुत इमोशनल होता है, रो रहा होता है, तो अमूमन उसको ये कहा जाता है कि कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है, बताओ, है ना। तो क्या रोने का अधिकार लड़कियों का ही है, लड़कों का नहीं है? तो हमारे समाज में ये माना जाता था पहले से कि लड़कियां जो है वो भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होती हैं, और जरा जरा सी बात पे उनको बुरा लगता है, रोने लगती है। ये मान्यताएं थी, ऐसा होता नहीं है हालांकि। ठीक है, हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं बहुत स्ट्रांग है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जब अल्प आयु में ही, मतलब विवाह के बाद उनके पति का किसी कारण से देहांत हो जाता है, तो वो अकेले अपने दम पर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेती हैं, है ना। इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल हमारी माइथोलॉजी में महाभारत से मिलता है, जहां पर कुंती ने अपने 5 बच्चों को अकेले, है ना, उनको पाला, उनको बड़ा किया। ठीक है, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। हम इतिहास पढ़ते तो हम कई सारी वीरांगनाओं की कहानी पढ़ते हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अन्य आपकी रानियां हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत मजबूत है, लेकिन एक मतलब ये मान्यता चली आ रही है कि लड़कियां भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जरा जरा बात में रोने लगती है। इस वजह से, ठीक है, एक व्यवहार बना दिया गया कि लड़कियों का तरह व्यवहार क्या कर रही हो। ठीक है, लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि वे बहुत कठोर होते हैं, वे भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबकी भावनाएं होती हैं। तो ये सब आप आई होप समझ ही रहे होंगे। बहरहाल, तो यहाँ पर ये बात थी कि लड़कों का और लड़कियों का जो बिहेवियरल जो डिस्क्रिप्शन है, वो भी हमारे समाज में किया गया है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, दीज रोल्स often assign specific duties or traits such as men should lead and women should nurture। तो इस प्रकार के जो रोल्स हैं, जो भूमिकाएं हैं, वो ये भी निर्धारित करती हैं कि महिला को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपसे कहा कि ऐसा कहा जाता था कि पुरुष जो है, यानी कि जो आदमी है ना, उनका कार्य है अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को आगे लेके चलना। ठीक है, उनका नेतृत्व करना। और महिलाओं का कार्य क्या है? पालन पोषण करना। राइट। तो ये मैं सिर्फ हमारे आदिकाल से जो मान्यताएं चली आ रही थी उनकी बात कर रहा हूँ, व्यापक तौर पर। ठीक है, कोई भी हमारी बहन, या फिर कोई, अगर हमारी बड़ी बहन, दीदी वगैरह, जो भी कोई है, आपके छोटे बच्चे, जो भी महिला हैं, वो अगर इसको सुन रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं का कार्य सिर्फ पालन पोषण का है। ठीक है, बहुत सारे कार्य आज की डेट में अपने कंट्री की, अपने घर की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर रही हैं महिलाएं। जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही है, एंटरप्रेन्योर बन रही हैं बहुत सारी, है ना। तो फिलहाल मान्यता में ये है कि पालन पोषण करना
चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेंडर बायस यानी कि लिंग पक्षपात क्या है? तो एक तो पक्षपात यही है, अभी अभी हमने कहा कि लड़के जो है वो नेतृत्व करेंगे और जो लड़कियां है वो घर का पालन पोषण करेंगे। तो पहले ही जो नींव रखी गई जेंडर को समझने की, वही पक्षपातपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो अब बात ये नहीं है कि पक्षपात क्या है। पक्षपात तो आप समझ जाएंगे आसानी से, लेकिन हम इस पक्षपात से इतर जा करके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वो भी इस स्लाइड में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जेंडर बायस मीन्स फेवरिंग वन जेंडर ओवर अदर। मतलब जेंडर पक्षपात का अर्थ ये है कि हम एक लिंग को दूसरे से बेहतर समझ रहे हैं। आर्मी में बॉयज जाएंगे, लड़के जाएंगे, सैनिक लड़के बनेंगे, है ना। बड़े बड़े अधिकारी जो है वर्ग में, वो लड़के जाएंगे क्योंकि वो उस कार्य के लिए सक्षम है, ऐसा मान्यता है। और अगर ऐसी मान्यता है तो ये क्या है? एक जेंडर बायस्ड है ना। हम लोग कई सारे ऐसी कंट्रीज को जानते हैं जहां पर महिलाएं अधिक मात्रा में क्या है, आर्मी में पार्टिसिपेट करती है। आज हमारी कंट्री में भी, हमारे देश में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारी फौज में अपना बढ़िया रोल निभा रही हैं और पुरुष के कंधे से कंधे मिला करके देश की रक्षा के लिए खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये बात है। इसी प्रकार से जब घर में पालन पोषण की काम बात आती है ना, घर के काम काज की बात आती है, तो कहा जाता है कि लड़कियां ये काम बड़ा बेहतर करती है। ऐसे एक बात कही जाती है कॉमनली कि लड़कियां घर की सजावट बहुत अच्छा करती है। लड़के तो घर फैला के रखते हैं, कमरा फैला के रखते हैं, लड़कियां बहुत समेट के रखती है, सजा के रखती हैं। ये भी गलत बात है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर जो हैं वो बॉयज होते हैं, जेंट्स होते हैं, और बहुत अच्छा वो सजावट का काम भी कर रहे होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में आप देखिएगा, है ना, बॉयज होते हैं, मेल होते हैं। खाना बनाने की बात करते हैं तो बड़े बड़े होटलों में आप जाइएगा तो वहां पर क्या है, जो शेफ हैं वो क्या है, मेल ही होते हैं, है ना। इंडिया के टॉप शेफ की बात करेंगे तो आप वहां पर भी आपको मेल ही देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं इसमें पीछे रह जा रही है, महिलाएं भी बहुत आगे हैं, लेकिन जो एक बायसनेस आ गई है कि खाना बनाने की बात है तो महिला अच्छा करेगी, है ना, साफ सफाई की बात है तो घर की वो महिला अच्छा करेगी, ठीक है, बाहर के कोई कार्य करने तो वो पुरुष अच्छा करेगा, ये चीजें हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, आपने एक कैब हायर की और कैब में ड्राइवर एक कोई महिला आ गई, इनसिक्योर फील करेंगे आप कहीं ना कहीं? करेंगे या नहीं करेंगे? अपने आप से पूछिए आप, है ना। और क्यों कर रहे हैं इनसिक्योर? क्योंकि आपकी भी मान्यता बनी हुई है कि लड़कियां अच्छा ड्राइव नहीं करती हैं, है ना। बोलते भी तो मजाक मजाक में हम लोग की स्कूटी चला रही है तो भैया बच के रहना, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमने जो अपनी एक सोच अपनी बना ली है कि फेवरिंग वन जेंडर ओवर अनदर। मतलब ड्राइविंग में हम ये मान रहे हैं कि जो मेल है वो बहुत बढ़िया ड्राइवर होते हैं अदर देन, मतलब रेदर देन फीमेल। ठीक है, जैसे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, महिलाएं आज की डेट में हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। ठीक, इट कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये जो मान्यताएं हैं ये आपकी जानबूझकर या अनजाने में दोनों तरीके से हो सकती हैं। अफेक्ट हाउ स्टूडेंट आर ट्रीटेड, एवेल्युएटेड एंड एनकरेज इन स्कूल। और जो कि हमारे विद्यालय में छात्रों के साथ व्यवहार का एक आधार भी निर्मित करती हैं। हम कह सकते हैं कि अगर पहले से हमारे मन में ये है कि लड़के इस पहले से एक और भी पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई को लेकर के बात करें, वहां पर ये कहा जाता था कि गणित में लड़के बड़े अच्छे होते हैं, तो इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा कि साइंस स्ट्रीम में लड़कों को अधिक से अधिक इनरोल किया जाता था, लड़कियों से कहा जाता था कि तुम होम साइंस वगैरह ले लो, वो तुम्हारे लिए ठीक है। ठीक है, बायसनेस तो है एक प्रकार की है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो स्कूल में ऐसा ना हो इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास सफल भी हो रहे हैं। फिलहाल कुछ चार पांच बातें हैं जो हमारे स्कूल से संबंधित हैं, जो हम विद्यालय शिक्षा में देखने को मिलती हैं या हमें करनी चाहिए। यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमको जब भी हम भाषा का प्रयोग करें, भाषा यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी से नहीं है, हम जब बातचीत करते हैं तो हम वहाँ पर ध्यान दें कि किसी प्रकार की बातचीत में हम जेंडर बायसनेस ना लेकर के आए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करें। जब भी हम कोई बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल देना हो, तो वहां पर ऐसा ना कहें कि वो लड़का ऐसा कर रहा था या वो लड़की ऐसा कर रही थी। दोनों को समान लेकर के चले,
है ना। जैसे स्कूल में अगर कोई आपको भारी भरकम काम करवाने हैं, डेस्क इधर से उधर रखनी है, तो हम बोलते हैं बॉयज रखो, ठीक है। क्यों? गर्ल्स को भी लेकर के आओ आप, उनको लगना चाहिए कि भाई हम भी तो कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर स्कूल में साफ सफाई की बात आती है तो गर्ल्स को बुला लिया जाता है, बॉयज को भी बुलाओ ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का हमने उपयोग करना है या फिर प्रयोग करना है। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एक्टिविटीज, जो कि मैं कह रहा था आपको, हर एक्टिविटी में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स हो तो वहाँ पर गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। चाहे वो अगर आपका कोई भी अगर कल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं, वहाँ पर बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। साफ सफाई में गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ को भी बुलाइए, है ना। और कोई अन्य कार्य जो ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा शारीरिक श्रम लगता है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, तो वहाँ पर लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही कार्य देने चाहिए। रिप्रेजेंट ऑल जेंडर्स इन टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पल्स, पाठ्य पुस्तकों और उदाहरणों में सभी प्रकार के जेंडरों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं लिंग की जगह पे जेंडर वर्ड का यूज कर रहा हूँ कि लिंग थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं वो सेक्स के साथ जोड़ देता है, जो कि फिजिकल एक या कि कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। तो रिप्रेजेंट ऑल जेंडर इन टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पल मतलब कि जब भी हम टेक्स्ट बुक को डिजाइन करें तो हम ये ध्यान में रखें, ये टीचर नहीं करेगा, ये तो फिर आपके जो टेक्स्ट बुक को फ्रेम करते हैं, है ना, वो पैनल्स की बात की जा रही है। तो जब भी टेक्स्ट बुक फ्रेम्स की जाए, एग्जाम्पल सेट किए जाए टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वली रखा जाए एग्जाम्पल्स वगैरह में। ट्रेन टीचर इन जेंडर सेंसिटिविटी, शिक्षकों को लिंग संवेदनशीलता का भी प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये कुछ ब्रीफिंग थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा नहीं किया है, मतलब देखा जाए तो कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई है हमारी। बाकी और भी काफ़ी कुछ इसमें है पढ़ने का, लेकिन हमारी जो यूटेट की परीक्षा है उसके नज़रिए से देखा जाए तो जितना हमने अभी चर्चा की वो अपने आप में सफिशिएंट है। इससे बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। फटाफट इन क्वेश्चंस को करते हैं और ये आज का जो सेशन है कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह दर्शाता है कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है? कौन सा बताइए। जेंडर इज बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। लिंग जैविक रूप से निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं होता है, अभी अभी हमने जाना है ना। जेंडर आइडेंटिटी रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस कल्चर, लिंग की पहचान सभी संस्कृतियों में समान रहती नहीं, अभी हमने जाना कि कल्चर टू कल्चर वेरी करती है ना। जेंडर रोल चेंज चेंज विद सोसाइटी एंड कल्चर, लिंग भूमिकाएं समाज और संस्कृति के साथ बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है ना। ये बात तो हमने की थी अभी। और बॉयज आर न्यूट्रली नेचुरली बेटर एट मैथ देन गर्ल्स, लड़के स्वाभाविक रूप से गणित में लड़के से बेहतर होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हम कहते हैं तो ये जेंडर बायसनेस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा कि जेंडर रोल चेंज विद सोसाइटी एंड कल्चर, तो समाज और संस्कृति के आधार पर जो लिंग भूमिकाएं हैं वो चेंज होती है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ जेंडर बायस इन एजुकेशन, शिक्षा में लिंग पक्षपात की एक मुख्य विशेषता क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर, सभी लिंगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इग्नोरिंग द नीड ऑफ मेल स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, हम अगर फीमेल को आगे लेके आना चाह रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि मेल को हम बिल्कुल पीछे कर देंगे या उनकी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता है तो ये जेंडर बायसनेस हो जाएगा। तो बहरहाल ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन जेंडर, तो जेंडर के आधार पर हम असमान अवसर और अपेक्षाएं, जहाँ पर भी असमान अवसर या अपेक्षाएं जैसी बात आती है तो वो जेंडर हो, चाहे आपका अभी मॉर्निंग में ही एक सेशन किया था CWSN का, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का, या सामान्य हो, किसी भी प्रकार के शैक्षिक वातावरण में अवसर की समानता बहुत ज़रूरी होती है। तो जहाँ पर असमान अवसर की बात आए तो वो ऑप्शन आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल टीचर, महिला शिक्षकों की अधिकता, ये भी एक सही बात नहीं है, ठीक है। कि महिला शिक्षकों की अधिकता क्यों होनी चाहिए? सर्व शिक्षा अभियान में ये बात कही गई कि भाई
किसी भी विद्यालय में अनिवार्य रूप से एक महिला शिक्षिका होनी चाहिए। उसका एक कारण ये था कि जब गर्ल स्टूडेंट हमारे पास होती हैं तो उनके साथ थोड़ा सा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर महिला ही उसको समझ सकती है, इस वजह से वो बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला शिक्षकों की अधिकता होनी चाहिए, पुरुषों की अधिकता नहीं होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर किसी एक समाज में 10 पुरुष शिक्षक है तो 10 ही महिला शिक्षक भी होनी चाहिए, है ना। इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इन सभी ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर्स। एक मिनट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, अच्छा लिंग पक्षपात, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो शिक्षा में लिंग पक्षपात की एक मुख्य विशेषता क्या है? ये कह रहा है जेंडर बायस की बात कर रहा है। इनमें से क्या जेंडर बायस है? तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन जेंडर, लिंग के आधार पर असमान अवसर देना और अपेक्षाएं करना, ये क्या है? पूरी तरह से जेंडर बायस, क्योंकि इसमें बायसनेस दिख रही ना आपको, कि आप लड़कों को अधिक समानता मतलब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लड़कियों की अपेक्षा, या फिर लड़कों से अधिक आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, लड़कियों से कम रख रहे हैं। तो ये क्या है? पूरी तरह से पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं ए इसलिए कह रहा था, मुझे मैं पक्षपात वर्ड पर थोड़ा ध्यान नहीं गया उस समय। ऐसा परीक्षा में भी होता है, तो आप लोगों ने उस समय भी ध्यान रहना है कि प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, इसीलिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप इन द क्लासरूम? कक्षा में लिंग रूढ़ियों को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? अभी आपने अगर किसी ने वर्ड नहीं सुना है तो स्टीरियोटाइप मतलब जो रूढ़िवादिता होती है, चली आ रही है प्रथाएं। क्या प्रथा चली आ रही है? कि लड़कियां चूल्हा चौका करेंगी और लड़के बाहर जाकर के नौकरी करेंगे। ये रूढ़ियां हैं जो कि आज के समय में बदलनी बहुत जरूरी है। तो कक्षा में लिंग रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए सबसे अच्छा तरीका, ऐसा तरीका जिससे कि हम जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उनको चुनौती दे सकें। पहला ऑप्शन इसमें है कि एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू एक्सप्लोर ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, सही बच्चों को सभी विषयों में समान रूप से प्रोत्साहित करना सही उत्तर हो सकता है इसका, ठीक है, क्योंकि ऐसा करना चाहिए हमको ना। असाइन लीडरशिप रोल ओनली टू बॉयज, नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका एलिमिनेट हो जाएगा। नेतृत्व की भूमिका केवल लड़कों को ही क्यों, लड़कियों को भी देनी चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड डिस्कसिंग जेंडर टॉपिक, जेंडर टॉपिक के बारे में बात ही ना करें। बात तो करनी जरूरी है, बात क्यों नहीं करेंगे? किसी भी अगर कोई समस्या है, अगर हम ये कह रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िवादिता एक समस्या है, और हम उस समस्या के विषय में बात ही ना करें, तो ये कोई उसका हल नहीं है। हमको समस्या के विषय में बात करनी है, उसके सही समाधान तक पहुंचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज, गतिविधियों के दौरान लड़कों लड़कियों को अलग अलग कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक होगा, कि एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू एक्सप्लोर ऑल सब्जेक्ट इक्वली। किसी प्रश्न के समझने में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी कहा है कि अगर कोई हमारे साथी ऐसा है कि जो रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और उनको तैयारी के परिप्रेक्ष्य में सही लग रहा है, तो अपने किसी प्रकार की टॉपिक की समस्या अगर आपकी होती तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उसका रिप्लाई करके आपकी जो भी समाधान है वो करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको आवश्यकता होती है तो एक लाइव क्लास आपके साथ करके, यूट्यूब लाइव नहीं, जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट के थ्रू आपके जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। उसके लिए संडे संडे का समय रखा गया है, और 24 अगस्त के दिन भी हम एक ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं। लास्ट संडे को भी ऑनलाइन सेशन हुआ था, कुछ साथी हमारे जुड़े थे, उस पर कई सारे टॉपिक्स पर बातचीत हुई, ठीक है। तो लेकिन वो आपके पास यूट्यूब के माध्यम से नहीं आएगा, वो थोड़ा सा सेपरेट सेशन होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल प्राइमरीली थ्रू, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पहले तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, ठीक है। ये लर्निंग थ्योरीज में आप लोग क्यों होता है, के अनुसार बच्चे लिंग भूमिकाएं मुख्य रूप से किस माध्यम से सीखते हैं, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार बच्चे किस भाषा में किस भाषा के माध्यम से लिंग भूमिकाएं जेंडर रोल को समझते हैं। तो हॉर्मोन्स एंड बायोलॉजिकल, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्स, जेनेटिक, इनहेरिटेंस। देखो पहला ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। बी और सी इसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब हमको बी और सी में भी बेस्ट ऑप्शन क्या होता है जिससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, उसे चूज करना है। तो बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ें या ना पढ़ें, एग्जाम दें या ना दें, बच्चे ऑब्जर्वेशन ज़रूर करते हैं। जो भी उनके आसपास घटनाएं हो रही होती हैं उनका अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद उनका अनुसरण भी करने लगते हैं। अगर कोई बच्ची देख रही है बचपन से कि मम्मी ही किचन में काम करती है, तो उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे भी बड़े होकर के किचन में काम करना है। लेकिन वही बच्चे अगर देख रहे हैं कि मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, पापा भी बर्तन धोते हैं, सब्जी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सारे ही काम करते हैं, तो उसके मन में ये रहेगा कि ये तो काम सभी का होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इज राइट आंसर। व्हाट इज वन वे टू रिड्यूस जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक? पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात को कम करने का एक तरीका क्या होना चाहिए? क्या है बताइए। इंक्लूड मोर एग्जाम्पल ऑन मेल साइंटिस्ट ओनली, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ है ना, इसमें तो आप सिर्फ मेल को ही लेकर के आ रहे हैं। अवॉइड मेंशनिंग जेंडर ऑल टुगेदर, लिंग का बिल्कुल उल्लेख ना करना। मैंने फिर से कहा कि समस्या अगर लग रही है आपको तो उस पर बातचीत करना जरूरी है, तो ऑप्शन 20 का आंसर नहीं होगा। फिर है इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल जेंडर आइडेंटिटीज, सभी जेंडर पहचानों के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोकस मोर ऑन ट्रेडिशनल जेंडर वैल्यूज, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कि हर तरह के, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, सभी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है आप जानते होंगे ना। और अगर नहीं पढ़ा है, जो लिटरेचर वाले हमारे साथी हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको थोड़ा सेपरेटली टाइम निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट, यूट्यूब से नहीं, आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। वट शुड एजुकेशन एम टू डू? नारीवादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पावर स्ट्रक्चर एंड प्रमोट इक्वालिटी। देखो जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो इस बात पर ज्यादा बल देती है कि भाई कोई भी आज तक की जो रूढ़िवादी चली आ रही थी उसके अनुसार पुरुषों को कुछ विशेष क्षेत्रों में हम मतलब महिलाओं से बहुत ज्यादा उत्कृष्ट या कहे कि बहुत अच्छा माना जाता था। उसके विरोध में फिर ये चीजें जो हैं वो फेमिनिस्ट थ्योरी द्वारा शुरू की गई। तो वो इस प्रकार के पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्वेश्चन करते हैं उस पर, है ना, और इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच क्लासरूम बिहेवियर शोज अनकॉन्शियस जेंडर बायस? कक्षा में कौन सा व्यवहार अवचेतन लिंग या अवचेतन जेंडर पक्षपात को देखो अवचेतन जेंडर पक्षपात मतलब कि आप सीख नहीं रहे हैं, कोई आपको बता नहीं रहा, आपके मन में बसा हुआ है ऐसा, है ना। तो बताओ इन चार में से क्या ऑप्शन होगा। कॉलिंग ऑन बॉयज मोर ऑफन इन साइंस क्लास, विज्ञान की कक्षा में अक्सर लड़कों को प्रश्न पूछ लड़कों को उत्तर पूछना। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली, देखो फिर से जेंडर बायस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर ही नहीं होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर तो एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली बोल रहा है, वो इक्वलिटी तो आएगी नहीं बायसनेस में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। गिविंग लीडरशिप रोल टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे इक्वलिटी आ गई कि आप लड़के लड़की दोनों को समान रूप से नेतृत्व की भूमिका दे रहे हैं। यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल रोल मॉडल, तो ऑप्शन बी सी और डी में तो जेंडर इक्वलिटी आ जा रही है। तो बचा सिर्फ ऑप्शन ए, जहां पर बॉयज को ज्यादा कॉल किया जा रहा है आंसर देने के लिए गर्ल्स की अपेक्षा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाउ डू जेंडर रोल्स अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस? लिंग भूमिकाएं किसी व्यक्ति के चुनाव को कैसे प्रभावित करती हैं, बताना है आपको, ठीक है।
दे गिव मोर फ्रीडम टू एवरीवन। पहले तो इस प्रश्न को समझ लीजिए दोबारा से, हाउ डू जेंडर रोल्स अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस। जेंडर का जो रोल है कि लड़के को ऐसा करना है, लड़की को ये करना है, लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कों को बाहर के काम करने हैं, इस प्रकार की जो भूमिका है, ये किसी व्यक्ति की चॉइस को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है भाई। अगर पहले से ही जो लड़के हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार कि ये घर के काम काज करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये काम लड़कियों का होता है ना, तो वो कभी भी उस काम को करने की और ज़्यादा इच्छा जाहिर नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं सीखने का उसको। लड़कियों के मन में अगर ये रहेगा कि यार नौकरी करना, पैसा कमाना लड़कों की जिम्मेदारी है, तो वो कभी भी इस प्रकार से संघर्ष करने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि हम नौकरी की तैयारी करते हैं या हम कोई काम करते हैं इससे दो पैसा आ सके, है ना। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दे गिव मोर फ्रीडम टू एवरीवन, वे सभी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। दे लिमिट व्हाट इंडिविजुअल फील दे कैन और शुड डू। दे इंक्रीज करियर अपॉर्चुनिटीज। दे एनकरेज ओपन माइंडनेस। देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। कहाँ कर रही है स्वतंत्रता प्रदान, बताओ। जेंडर बाइसेंस में लड़कियों को तो घर के अंदर बंद कर दिया ना, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, है ना। घर के लड़कों को बोल रहे हैं कि लेट नाइट पार्टीज में कोई नहीं बेटा, जा टाइम से आ जाना। लड़कियों से नहीं, अकेले नहीं जाएगी, पापा के साथ जाएगी, है ना, या भाई के साथ जाएगी। इस तरीके से क्या चीज है ये, आप लिमिट कर दे रहे हो ना, रोक दे रहे हो बच्चे को। ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रीडम कहाँ दी, आपने नहीं दी। सी ऑप्शन देखिए, दे इंक्रीज करियर अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल नहीं, है ना। करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी, लड़कियों के मन में विचार आ गया कि हमको तो घर के काम काज करना है, तो हम क्या करें ज्यादा पढ़ लिख करके। दे एनकरेज ओपन माइंडनेस, तो ओपन माइंडनेस भी नहीं हुई, है ना। आप जब लड़कियों को घर में रोक दे रहे हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, लड़कों को बाहर भेज रहे हैं, तो कहाँ ओपन माइंडेड है आप तो बिल्कुल नैरो माइंडेड है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही हो जाएगा कि दे लिमिट व्हाट इंडिविजुअल फील दे कैन और शुड डू। मतलब लड़कियां ये नहीं सोच पा रही हैं कि मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, मैं भी कुछ जा करके घर के लिए हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, ये इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार है। हाँ, मैं जो व्यवहारिकता में बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिकता में तो लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा देश, हमारा समाज आज की डेट में लड़कियों के दम पर ही आगे बढ़ रहा है ना। उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसको तो एक तरफ रखिए, ये प्रश्न के उत्तर बोल रहा हूँ मैं। और एग्जाम में भी आपको प्रश्न को पढ़ करके प्रश्न के आधार पर उत्तर देना है, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक में हम कहीं ना कहीं भावनाओं में खो जाते हैं और उत्तर उसके अनुसार टिक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है ये सीमित कर दे रही है कि व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। एक लड़की एरोप्लेन उड़ा सकती है, यानी कि एक फाइटर जेट उड़ा सकती है, वो एक बढ़िया पायलट बन सकती है, लेकिन लिमिट कर दिया उसको, अरे वो तो लड़कों का काम है। एक लड़का बहुत बढ़िया खाना बना सकता है, घर को संभाल सकता है, बच्चों को भी बच्चों की अपब्रिंगिंग कर सकता है बहुत बढ़िया, लेकिन उसको लिमिट कर दिया, अरे ये काम तो औरतों का है, ये काम लड़कियों का है, तो बाहर के काम पे ध्यान दे। ठीक है, ये चीज। चलते नाइन्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द आइडिया एंड दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये दर्शाता है कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है। हमने जाना था शुरुआत में कि लिंग जो है वो, या जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है। लिंग तो फिर वही बात है, सेक्स को भी लिंग बोलते हैं ना। ठीक है, जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल है, समाज द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो इस बात की पुष्टि करता है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, जेंडर इज फिक्स्ड बाय बायोलॉजी एट बर्थ, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। लिंग जन्म के समय जैविक रूप से तय हो जाता नहीं होता है। जेंडर रोल आर यूनिवर्सल एंड द सेम इन ऑल सोसाइटीज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये शायद मेरे ख्याल से रिपीट तो नहीं हो गया कहीं क्वेश्चन, नहीं रिपीट तो शायद नहीं हुआ होगा, देखेंगे। लिंग की भूमिकाएं सार्वभौमिक होती हैं और सभी समाजों में एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी होती हैं नहीं होती ना, वेरी करती हैं, बताया था आपको। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो जेंडर आइडेंटिटी है या जेंडर पहचान है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये सेशन एंड होगा।
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या आपको इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो भी बताइए कि क्या कारण है ऐसे कि आपको लगता है लाभ नहीं हो रहा है, ताकि हम उस पर काम करें और अपने इस जो सेशन हमारे चल रहे हैं यूट्यूब की तैयारी के लिए उनको बेहतर बना सकें। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे लिंग भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? थ्रू दियर बायोलॉजिकल ट्रेट्स, बिल्कुल नहीं। अपने जैविक गुणों के माध्यम से नहीं। बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर सोसाइटीज। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 9 ही प्रश्न इसमें हुए आपके, 10वां जो रिपीट हो गया इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले कर ही चुके तो इस पर क्या बात करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और आपसे एक और आशा करता हूं कि मैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और किसी प्रश्न पर आपको कोई डाउट है या कोई प्रश्न का उत्तर जो हमने लिखा आपको लगता है वो नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।